Well, hello everyone. Welcome to the Layman Way, where we bring the explanation of the key concepts for UPSC preparations in a very fun and engaging way. Concepts from subjects like geography, polity, history, economy, and much more. And guys, we are trying to create a big impact by providing quality education, and you can be a part of this beautiful journey by doing just 3 things: liking the videos, subscribing to the channel, and recommending the video to your friends. Alright guys, if you want to view the full course, you can always go on the I button in the top right corner and view our full playlist. And if you are following this course, do not forget to leave a comment down below to share your progress with others so that we can motivate one another. And let's get started. So guys, let's move ahead in our course. और इंटरनेशनल रिलेशंस के करंट अफेयर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इंडिया और सेंट्रल एशिया और रशिया के बारे में बात करते हैं कि इंडिया के रिलेशन सेंट्रल एशिया और रशिया से कैसे हैं और क्या है. ठीक है, तो सबसे पहले इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग की बात करते हैं. तो इंडिया ये बेसिकली डायलॉग 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ करता है. कौन कौन सी हैं? कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान, है ना. तो ये किर्गिस्तान बेसिकली वहाँ की गवर्नमेंट है, किर्गिज़ रिपब्लिक, है ना. तो ये आपको याद रखना है कि सेंट्रल एशिया, इंडिया और सेंट्रल एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान, है ना. तो ये बेसिकली अफ़गानिस्तान के ऊपर वाली जितनी भी कंट्रीज़ हैं, ये तजाकिस्तान, कजाकिस्तान इधर है ना, और उज़्बेकिस्तान इधर है ना. तो ये सब तुर्कमेनिस्तान इधर है, तो ये सब तजाकिस्तान इधर है. तो ये सब आपको देखना है ना. एक बार मैप पे ये सारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ देख लेना, है ना. ऑल द कंट्रीज पार्टिसिपेटिंग इन द डायलॉग एक्सेप्ट फॉर तुर्कमेनिस्तान आर ऑल्सो अ मेंबर ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. तो सबसे पहले तो ये बताओ कि SCO में जो टोटल कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं. तो इसके लिए मैं आपको क्या है एक निमोनिक बता देता हूँ, जिसके बाद कभी आप भूलोगे ही नहीं कि कौन कौन सी कंट्रीज़ है ना. तो इसका नाम है रुकी, KYC, ताज और पाक की. ठीक है, तो रुकी, KYC, ताज और पाक की ये निमोनिक है इसका. SCO की जो कंट्रीज़ हैं, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? तजाकिस्तान, पाकिस्तान, KY से किर्गिस्तान है, C से चाइना है, I से अपना इंडिया है ना. किर्गिस्तान हो गया, ये कजाकिस्तान हो गया, K से कजाकिस्तान हो गया, ठीक है, U से उज़्बेकिस्तान हो गया और R से रशिया हो गया, है ना. तो ये सब आपको याद रखना है. रशिया, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, इंडिया, किर्गिस्तान, चाइना, तजाकिस्तान और पाकिस्तान, ये सारी कंट्रीज़ हैं किसकी? SCO की, है ना. तो तुर्कमेनिस्तान नहीं है, आपने देख लिया तुर्कमेनिस्तान नहीं है. तो याद रखना रुकी, KYC, ताज और पाक की, है ना, ताज और पाक की. ठीक है, तो ये याद रखना. उसके बाद क्या ये डायलॉग क्या परफॉर्म करता है? सेंट्रल एशिया क्या फोकस रहता है? अब देखो क्या फोकस है इंडिया और सेंट्रल एशिया में. क्या फोकस होगा? कोऑपरेशन को बढ़ाएंगे, है ना. यही पहला तो यही होता है सब में. कोई भी डायलॉग इंडिया किसी कंट्री के साथ करेगा तो क्या करेगा? कोऑपरेशन तो बढ़ाएगा ही ना. बिना कोऑपरेट करे कैसे कर पाओगे काम, है ना. तो कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करेंगे इंडिया और सेंट्रल एशिया कंट्रीज़ के बीच में. पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक, कमर्शियल पार्टनरशिप को डेवलप करेंगे. ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स में हम एक दूसरे की मदद करेंगे. वही बेसिक जो सब्जेक्टिव चीज़ें होती हैं ना, व्यूज़ को एक्सचेंज करेंगे. रीजनल और इंटरनेशनल इशूज़ में हम एक दूसरे के इंटरेस्ट को बढ़ावा देंगे, है ना. कोऑपरेशन को इन्हेंस करेंगे. तो यही सब है ना. एक दूसरे के स्टूडेंट्स को होस्ट करेंगे, है ना. यही सब है. उसके बाद आगे बढ़ते हैं और अर्मेनिया अज़रबाईजान कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं. तो अभी रिसेंटली अर्मेनिया और अज़रबाईजान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आया. क्यों? ओवर नगोर्नो करबख रीजन. तो ये नगोर्नो करबख रीजन इसमें है क्या? नहीं है. तो एक बार इसका मैप देख लेना, नगोर्नो करबख रीजन का कहाँ पर है. तो बेसिकली क्या है ना, ये अज़रबाईजान इधर रहता है ना, और इधर अर्मेनिया है. तो इसके बीच में एक रीजन है. बीच में क्या मतलब, ऐसी पार्टी है ना. तो इसको बोलते हैं नगोर्नो करबख रीजन, है ना. और इस रीजन पे बेसिकली डिस्प्यूट रहता है इन दोनों के बीच में. ये बोलता है ये हमारा है, ये बोलता है ये हमारा है ना. तो नगोर्नो करबख रीजन को हम आर्ट्सख भी बोलते हैं, है ना. इंटरनेशनली ये बेसिकली अज़रबाईजान का पार्ट है, बट मोस्ट ऑफ द रीजन जो है वो आर्मेनियन सेपरेटिस्ट इसमें कंट्रोल करते हैं, है ना. द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ नगोर्नो करबख इज़ आर्मेनियन क्रिश्चियंस. तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन रहता है? आर्मेनियन क्रिश्चियंस रहते हैं. वेयरएज़ अज़रबाईजान इज़ अ मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री. अब देखो इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? नगोर्नो करबख रीजन को अज़रबाईजान. बस अज़रबाईजान में मुस्लिम्स रहते हैं, है ना. ठीक है, मुस्लिम रहते हैं. और ये जो नगोर्नो करबख रीजन है, यहाँ पे आर्मेनिया के क्रिश्चियंस रहते हैं. ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट इसी वजह से आ जाता है क्योंकि कम्युनिटी डिफरेंस है ना. तो अज़रबाईजान क्या क्लेम करता है? अज़रबाईजान क्लेम करता है कि ये जो नगोर्नो करबख रीजन है वो इसी के रूल में है बहुत पहले से. ऐसा नहीं है कि आज ही का पार्ट है. हिस्ट्री आप पढ़ लो जाके, ये हमारे पार्ट है. बट आर्मेनिया क्या बोलता है? आर्मेनिया बोलता है ये हमारा पार्ट है भाई, है ना.
ये 4th BC से हमारा पार्ट है। तो बेसिकली दोनों का क्लेम है इस पर, बस इतना ही है। पीस टॉक हो रही है 1994 से, है ना। और इसको कौन मीडिएट कर रहा था? OSCE मिन्स्क ग्रुप। अब ये क्या है OSCE? ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप। मिन्स्क ग्रुप क्या है? मिन्स्क ग्रुप बेसिकली एक इंटरनेशनली अग्रीड बॉडी है जो नेगोशिएशंस कराती है, बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करती है। अब जैसे इसके इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट है, तो उसको मिन्स्क ग्रुप रिजॉल्व कराएगा। चेयर कौन करता है? फ्रांस, रशिया एंड यूएस। फ्रांस, रशिया एंड यूएस इसको चेयर करता है। इट फंक्शंस अंडर ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप। तो ये जो हमने ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी, इसके अंडर ये बेसिकली काम करता है ना, इसके अंडर है ये। इसने एक मैड्रिड प्रिंसिपल्स प्रपोज करी थी, है ना। ये क्या है मैड्रिड प्रिंसिपल्स? ये बेसिकली सजेशंस हैं कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के। तो बेसिकली जो ये नगर्नो करबख रीजन का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व करने के लिए मिन्स्क ग्रुप ने मैड्रिड प्रिंसिपल दिया था। कब दिया था? 2007 में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? अब इसमें बोला क्या है, ये मैड्रिड प्रिंसिपल में क्या बोला था मिन्स्क ग्रुप ने? इसने बोला था कि भाई आर्मीनिया की जो वहाँ पे सेपरेटिस्ट है ना, तो वो बोल रहे थे कि आर्मीनिया जो है वो अपनी मिलिट्री को विड्रॉ करे इस रीजन से, ठीक है। और फिर अब भाई ये अपनी मिलिट्री ऐसे यूनिलैटरली तो विड्रॉ करेगा नहीं, अजरबैजान को भी कुछ देना पड़ेगा। तो अजरबैजान ने बोला कि ठीक है भाई, हम क्या करेंगे, हम इसको एक ऑटोनॉमी दे देंगे। बेसिकली इसकी अपनी वहाँ के लोगों के पास अपने राइट्स होंगे, वो लोग वोट कर सकते हैं, इस टाइप का ऑटोनॉमी हम उनको दे देंगे। तो इस तरीके से रिजॉल्व करने की कोशिश की गई थी, ठीक है। तो आपको इसमें याद बेसिकली यही रखना है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो किन दो कंट्रीज़ के बीच में, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है। तो अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है ना। ये आ सकता है। मैड्रिड प्रिंसिपल किससे रिलेटेड है? तो ये है, और ये भी इसी इशू से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद इंडिया और वेस्ट एशिया के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो वेस्ट एशिया में अपना ईरान, अफगानिस्तान ये सब आता है ना। तो बेसिकली क्या न्यूज़ में क्या होता है, क्योंकि जो ये शाहबार जाहेदान रेलवे लाइन है, शाहबार जाहेदान रेलवे लाइन, बेसिकली शाहबार पोर्ट आपने सुना ही होगा, बहुत न्यूज़ में रहता है। शाहबार पोर्ट इज़ इन ईरान, है ना। ये ईरान के मार्कान कोस्ट पर है ना। इधर वाली जैसे ये ईरान है तो इधर है शाहबार पोर्ट, है ना। यहाँ से बेसिकली अफ़गानिस्तान में जाहेदान जगह है, उसको कनेक्ट करने की बात हो रही थी। तो इधर एक रेलवे लाइन बनने वाला था जिसके लिए इंडिया इनको फंडिंग देने वाला था, ईरान को पैसे देने वाला था, बट इंडिया ने फंडिंग रोक दी, मतलब डिले कर रहा है बेसिकली, बहुत टाइम से नहीं है। तो ईरान ने बोला कि हम भाई खुद ही से ही बना लेंगे, है ना, अपने पैसे तुम अपने पास रखो, हमको नहीं चाहिए, हम ये खुद ही बना लेंगे, अफगानिस्तान तक हम कनेक्ट कर लेंगे, विदाउट इंडिया हम कर लेंगे ये काम, है ना, हम डिपेंडेंट नहीं है इंडिया पे। तो बैकग्राउंड ये है कि 2016 में बेसिकली ट्राईलैटरल एग्रीमेंट साइन हुआ था, किनके बीच में? इंडिया, अफगानिस्तान और ईरान के बीच में, कि भाई हम ये ट्रांजिट कॉरिडोर बनाएंगे, ठीक है। तो इस एग्रीमेंट में क्या था कि भाई इंडिया जो है वो शाहबार पोर्ट को डेवलप करेगी। शाहबार, एक तो ये सी रूट हो गया जो यहाँ से ये वाला शाहबार पोर्ट जो है ईरान में, है ना, वो पोर्ट इधर है, कोस्ट पर है ईरान की, है ना। और दूसरा ये डिसाइड हो, एक तो ये बनाएगी इंडिया, और दूसरा ये था कि ये वाला जो पोर्ट है इसको हम कनेक्ट करेंगे अफगानिस्तान से, ठीक है। अब इसको कनेक्ट कैसे करेंगे? इसको कनेक्ट करेंगे रेलवे लाइन के थ्रू, एक शाहबार जाहेदान रेलवे लाइन बनाएंगे, उसके थ्रू हम इसको कनेक्ट करेंगे। इससे क्या होगा? बेसिकली ट्रैवल टाइम कम हो जाएगा शाहबार से अफगानिस्तान जाने का, अफगानिस्तान बॉर्डर तक जाने का, है ना। तो ये कुल मिला के बस यही इशू था कि इन्होंने फंडिंग में डिले करी है, पैसे दे नहीं रहे हैं, तो ईरान ने बोला कि हम खुद ही बना लेंगे, है ना। अब शाहबार पोर्ट की बात कर लेते हैं। तो शाहबार पोर्ट बेसिकली कहाँ है? गल्फ ऑफ ओमान में है। कहाँ पर है? यहाँ पर है शाहबार पोर्ट, ये रहा ईरान, तो आपका इधर है शाहबार पोर्ट, है ना। ये है, दिस इज़ गल्फ ऑफ ओमान, है ना। तो यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान में है आपका शाहबार पोर्ट, ठीक है। उसके बाद बहुत ही एनर्जी रिच है, और कोस्ट क्या है? कोस्ट का नाम क्या है? माकरान कोस्ट, है ना। ये कोस्ट का नाम क्या है? माकरान कोस्ट, ठीक है। कौन कौन डेवलप कर रहा है इसको? इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान इसको जॉइंटली डेवलप कर रहे हैं। इसमें 2 टर्मिनल है, एक है शाहिद कलंतरी और एक है शाहिद बिहिश्ती, है ना। तो 2 हैं, और ये जो शाहिद बिहिश्ती है ये बेसिकली तीनों मिलके बना रहे हैं अपना, इंडिया, अफगानिस्तान और ईरान। इंडिया जो है वो अब जब ये एक बार बन जाएगा, पोर्ट बन जाएगा, उसके बाद इंडिया को 10 साल का लीज़ मिल जाएगा कि वो टर्मिनल्स इसके ऑपरेट कर सकता है ना। तो ये बेसिकली ये एग्रीमेंट है कि इंडिया हेल्प करेगा तो कुछ तो मिलेगा ना इंडिया को। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इंडिया की कनेक्टिविटी शाहबार पोर्ट से इंपॉर्टेंट क्यों है? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? शाहबार क्यों एक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस होल्ड करता है? क्योंकि भाई देखो अभी क्या हो रहा है, अभी अफगानिस्तान अगर इंडिया को भेजना पड़ता है कोई माल, मान लो इंडिया से कुछ चीज़ अफगानिस्तान जानी है, तो नॉर्मली पाकिस्तान से होकर जाएगी, और पाकिस्तान बीच में नौटंकी करता है ना। पाकिस्तान आपको पता ही बीच में नौटंकी करता है, हम नहीं जाने देंगे टाइप से, ऐसा कुछ करता रहता है। तो इसको हटाने के लिए, पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंट हटाने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ तक जाएंगे शाहबार पोर्ट तक ईरान में, और फिर यहाँ से अफगानिस्तान चले जाएंगे, हम रीरूट कर देंगे बेसिकली इसको, है ना। तो एक तो यही इसमें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जैसे ही शाहबार पोर्ट बन जाएगा, है ना, उसके बाद क्या होगा कि इस शाहबार पोर्ट को हम INSTC जो है हमारा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, उससे भी हम कनेक्ट कर देंगे, जो ओमान से लेकर आपको यूरेशिया तक ले जाता है ना। INSTC पता है ना कहाँ से कहाँ तक होता है?
ओमान से लेकर आपका ये यूरेशिया को बेसिकली कनेक्ट करता है, बीच में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, बेलारूस, ये सब इधर जो कंट्रीज हैं वहाँ तक ये इसको कनेक्ट करता है, ठीक है। ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ इनहेंस होगी किसके साथ, इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान के बीच में ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ इनहेंस होगी, है ना। अल्टरनेटिव है टू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना। तो बेसिकली एक और आपको चीज़ पता होगा कि पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट बन रहा है, जो कि ये छाबार पोर्ट से बहुत ही पास में है ना। तो इसको काउंटर करने के लिए भी बेसिकली इंडिया इसको बना रहा है ना, ताकि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है, अब चाइना ग्वादर पोर्ट बना रहा है पाकिस्तान में, तो चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा यहाँ गल्फ में, तो उसको काउंटर करने के लिए बेसिकली इंडिया भी अपना छाबार पोर्ट बना रहा है इसके बगल में, ठीक है। तो अभी क्या है, अगर ये पोर्ट बन जाएगा तो बेसिकली बाकी कंट्रीज़ भी, जो बाकी कंट्रीज़ भी हैं वो जैसे उज़्बेकिस्तान है ना, तो उज़्बेकिस्तान अभी टर्की पे डिपेंडेंट है। C4 फैसिलिटीज़ जो हैं वो टर्की से आती हैं, टर्की, रशिया, बाल्टिक सी पे डिपेंडेंट है। उसके बाद क्या होगा, ये इसी रोड से काम करेगा, है ना। तो ये सब चीज़ें, ये सब इसीलिए ये जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और अब्राहम अकॉर्ड की बात करते हैं। तो अब्राहम अकॉर्ड किसके किसके बीच में, इजराइल, यूएई और बहरीन। तो बेसिकली कुल मिला के इजराइल और यूएई के बीच में ये अब्राहम अकॉर्ड साइन हुआ है। इसमें क्या है, बेसिकली इजराइल को ये लोग इजराइल को बेसिकली रिकग्निशन देंगे, है ना। पहले जो अरब स्टेट्स हैं अपने, जो अरब स्टेट्स हैं ना, वो इजराइल को रिकग्नाइज़ नहीं करते थे, इसके साथ रिलेशन मेंटेन नहीं करते थे। तो जो भी अब्राहम अकॉर्ड को साइन करता है वो अब क्या होगा, अब इजराइल के साथ वो रिलेशन मेंटेन करेगा, है ना। तो किसने किसने साइन किया है, इजराइल, यूएई और बहरीन, है ना। तो इन तीनों ने, इजराइल, यूएई और बहरीन ने अब्राहम अकॉर्ड साइन किया है, जो इससे क्या होगा, फॉर्मल रिलेशंस बनेंगे दो कंट्रीज़ के बीच में। वैसे क्या फॉर्मल रिलेशंस बनेंगे दो कंट्रीज़ के बीच में। आपको कंट्रीज याद रखनी कौन कौन सी हैं, इजराइल, यूएई, बहरीन, है ना। अब एग्रीमेंट में, अब्राहम अकॉर्ड के एग्रीमेंट में क्या है कि यूएई और बहरीन जो है वो एम्बेसीज इस्टेब्लिश करेंगे। फॉर्मल रिलेशन मतलब यही होता है, ये लोग एम्बेसीज इस्टेब्लिश करेंगे इजराइल में, और इजराइल अपनी यहाँ पे करेगा, है ना। और एम्बेसडर्स का एक्सचेंज होगा, कोऑपरेशन करेंगे, साथ में काम करेंगे, है ना, ताकि जो सेक्टर्स हैं जैसे टूरिज़्म, ट्रेड, हेल्थ केयर और सिक्योरिटी में ये साथ में काम कर पाएँ और कोऑपरेट कर पाएँ, ठीक है। तो ये बेसिकली अब्राहम अकॉर्ड है। फर्स्ट ईयर ट्रायलैटरल, पहले होगा क्या, पहले एक ट्रायलैटरल एग्रीमेंट साइन होगा किसके बीच में, इजराइल और यूएई along with the US, which was significant breakthrough in diplomatic relations between Arab nations and Israel। तो इनिशियली क्या हुआ था, इजराइल और यूएई के बीच में बेसिकली एग्रीमेंट साइन हुआ था, इजराइल, यूएई और यूएस के बीच में ट्रायलैटरल एग्रीमेंट साइन हुआ था, है ना, जिसमें यूएई ने रिकॉग्नाइज़ किया था इजराइल को, इन जनरल रिकॉग्नाइज़ किया था और डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाने की कोशिश करी थी। और अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि अरब नेशंस में क्या क्या आता है। अरब नेशंस में बेसिकली अल्जीरिया, बहरीन, कोमोरोस, डिजिबूती, इजिप्ट, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, लीबिया, मॉरिटानिया, मोरक्को, ओमान, पैलेस्टीन, कतर, सऊदी अरेबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया, तुनीशिया, यूएई और यमन, ये सारी कंट्रीज़ हैं अरब स्टेट्स। और गल्फ़ कंट्रीज़ में कौन कौन सी हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ जो पर्शियन गल्फ़ के अक्रॉस, मतलब पर्शियन गल्फ़ को जो सराउंड करती हैं, वो सारी कंट्रीज़ हैं हमारी गल्फ़ कंट्रीज़। तो गल्फ़ कंट्रीज़ में कौन कौन सी हैं, बहरीन, कुवैत, बहरीन, कुवैत, इराक, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया एंड यूएई। इसमें ये याद रखना ईरान नहीं है ना। तो ऐसे दे सकते हैं गल्फ़ कंट्रीज़ में कौन कौन सी आती हैं, है ना, ऐसे करके दे सकते हैं, और ईरान उसमें से एक ऑप्शन हो सकता है। तो मतलब हो सकता है आप मार दो, बट ये याद रखना है ईरान इज़ नॉट इन गल्फ़ कंट्रीज़, है ना। तो कौन कौन सी हैं, बहरीन, कुवैत, इराक, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया एंड यूएई। समझ में आ रहा है कौन कौन सी हैं, यूएई, ठीक है। अब इसका कोई निमोनिक बन सकता है क्या, देखो, ओम इसका निमोनिक, इसको याद करने का निमोनिक अपन बनाते हैं। देखो, ओम का कुछ बन रहा है, कुछ नहीं बना ना, ओम का शायद, चलो छोड़ो, ऐसे ही याद कर लो इसको, है ना, ऐसे ही इसको याद कर लो, जीसीसी का है वो शायद। यूएई बिकम्स द थर्ड अरब नेशंस टू रिकॉग्नाइज इजराइल आफ्टर इजिप्ट एंड जॉर्डन, ठीक है। तो यूएई तीसरा स्टेट बन गया है अरब नेशन, तीसरा अरब नेशन बन गया जिसने इजराइल को रिकॉग्नाइज़ किया है आफ्टर इजिप्ट एंड जॉर्डन। तो ये आपको याद रखना है कि इजिप्ट और जॉर्डन ने ऑलरेडी कर लिया था, अब यूएई तीसरा नेशन बन गया जिसने इसको रिकॉग्नाइज़ किया है ना। तो पिछले 10 साल में क्या था कि भाई जो अरब नेशंस थे वो इसको रिकॉग्नाइज़ नहीं करते थे, उससे अपने बेसिकली टाइज मेंटेन नहीं करते थे, है ना। तो और इसमें क्या था, इसके ऊपर वॉर्स करते थे, बेसिकली दोनों के बीच में वॉर चलती रहती थी, इजराइल और इनके बीच में, है ना। तो इसको एंड करने के लिए बेसिकली ये स्टेप है एक अब्राहम अकॉर्ड। इसमें देखो क्वेश्चन यही आएगा कि अब्राहम अकॉर्ड अभी साइन किसने किसने किया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है इजराइल और यूएई, ये आपको याद रखना है। और कौन कौन सी यूएई के अलावा कर चुकी हैं, इजिप्ट और जॉर्डन,
बस इतना याद रखना है। अब अरब इसराइली कॉन्फ्लिक्ट की हम बात करते हैं। अब ये बात ही कर रहे हैं हम अब्राहम रिकॉर्ड की, तो हम ये भी बात कर रहे हैं अरब इसराइल में कॉन्फ्लिक्ट क्या हुआ था, है ना। तो अरब इसराइल कॉन्फ्लिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसी से अपने ओस्लो अकॉर्ड्स वगैरह सब पैलेस्टाइन वाला जो पैलेस्टाइन वाला जो इशू है वो यहीं से आता है, अरब इसराइली कॉन्फ्लिक्ट से, है ना। तो अरब इसराइल कॉन्फ्लिक्ट की अगर हम बात करें तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 1915 से, है ना। तो 1915 में एक हुसैन मैकमोहन थे करस्पॉन्डेंट। इन्होंने क्या किया, इनका क्या था, ये एक करस्पॉन्डेंट थे जो ब्रिटिश बेसिकली, इसमें इन्होंने क्या बोला कि ब्रिटिश जो है वो सपोर्ट करता है एक इंडिपेंडेंट अरब स्टेट को, है ना। और इन्होंने अरब को बेसिकली असिस्ट किया ऑटोमन एम्पायर को अपोज करने में। तो इनिशियली आपको याद अगर हो तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात है ना। तो उस समय अपना ये चल रहा था, उस समय जब ये ब्रिटिश ने ऑटोमन एम्पायर को डिफ़ीट कर दिया था, है ना। जब इन्होंने ऑटोमन एम्पायर को डिफ़ीट कर दिया था ब्रिटिश ने, है ना। और ये अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी तो वहाँ पे ट्रीटी ऑफ सर्व साइन हुई थी, है ना। जहाँ पे जो इनके ऑटोमन एम्पायर के जो हेड थे खलीफा, उनको बेसिकली रिमूव कर दिया था। तभी तो खिलाफत ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, है ना। तो उस समय यही था कि ऑटोमन एम्पायर को इन्होंने हटा दिया था वहाँ से, है ना। तो 1917 में जब वर्ल्ड वॉर 1 होती है तो ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिश ने ये पैलेस्टीन वाला जो स्टेट था तो उसको कैप्चर कर लिया ऑटोमन एम्पायर से। पहले ऑटोमन एम्पायर इसका कंट्रोल करती थी, इन्होंने ये कैप्चर कर लिया क्योंकि ऑटोमन एम्पायर हार गई थी, है ना। उसके बाद इन्होंने स्काई-पिकॉट एग्रीमेंट साइन किया था फ्रांस के साथ 1916 में, है ना। तो ये याद रखना कि 1917 में ब्रिटिश ने पैलेस्टीन को कैप्चर कर दिया था, है ना, ऑटोमन एम्पायर से। बस इतना याद रखना है अभी शुरुआत से। उसके बाद 1917 में बेसिकली एक बाल्फोर डिक्लेरेशन साइन होता है जिसमें ब्रिटेन ने बोला कि पैलेस्टीन जो है वो एक पैलेस्टीन को बेसिकली हम जूस का होम बनाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, ब्रिटेन ने 1900 बाल्फोर डिक्लेरेशन में क्या बोला, उन्होंने बोला कि जो हमने पैलेस्टीन कैप्चर किया है, जो पैलेस्टीन उन्होंने कैप्चर किया है, यहाँ पे हम इसको जूस का स्टेट बनाते हैं बेसिकली, यहाँ पे आके ज्यूज़ रहेंगे, है ना, यहाँ पे ज्यूज़ आके रहेंगे, ये उन्होंने बोला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या हुआ, तो ब्रिटिश मैंडेट अभी जब जैसे ही ब्रिटिश ने ये डिक्लेयर किया कि भाई पैलेस्टीन जो है वो ज्यूज़ का स्टेट बनेगा, एक नेशनल होम होगा ज्यूज़ के लिए, है ना। तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ इमिग्रेशन होने लगा ज्यूज़ का, ठीक है। और बेसिकली ज्यूज़ पैलेस्टीन को एक प्रॉपर्टी मानने लगे अपनी, कि भाई ये तो हमारा ही है, समझ में आ रहा है, ये तो हमारा ही है टाइप्स, ऐसा होने लगा। फिर वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 में देखो, वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ था आपको पता होगा, हिटलर ने काफ़ी अत्याचार किया था ज्यूज़ के ऊपर, है ना, कंसंट्रेशन कैंप्स वगैरह में। तो अभी ये इंडिपेंडेंट स्टेट की डिमांड, पैलेस्टीन के इंडिपेंडेंट स्टेट की डिमांड ज्यूज़ के लिए और ज़्यादा बढ़ गई, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा था इनके ऊपर, है ना, वर्ल्ड वॉर 2 में। तो अब हुआ क्या बेसिकली, अब हुआ क्या कि देखो ये लोग जो थे जूस बेसिकली क्या थे, जूस ये लोग बेसिकली इजराइल में रहते थे, है ना। अभी अब अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्ल्ड का इकलौता ऐसा स्टेट जहाँ पे जूस रहते हैं, है ना, इकलौता ऐसा जूइश स्टेट कौन सा है, तो वो इजराइल है ना। तो इजराइल इज़ द वर्ल्ड्स ओनली जूइश स्टेट, यहाँ पे जूइश रहते हैं, जूइस्ट रहते हैं। बट पैलेस्टीन में क्या था, ये लोग, अब ब्रिटिश ने बोला कि भाई ये जो जूज़ हैं वो पैलेस्टीन में आ जाए, है ना। अब अरब बोले कि नहीं भाई, हम अरब क्या बोले, अरब बोले नहीं ऐसे कैसे आ जाएंगे, है ना। तो ये कॉन्फ्लिक्ट आ गया। कॉन्फ्लिक्ट क्या हुआ कि अरब बोलते नहीं ये जूइश स्टेट हम क्यों बनाएं इसको, है ना, जूइश स्टेट हम नहीं बनाने देंगे इस टाइप से, और जूइश बोले कि हमको ये चाहिए इस टाइप से। तो ये कॉन्फ्लिक्ट था। तो 1947 में क्या हुआ, मीडिएशन का तरीका अपनाया गया। यूनाइटेड नेशन ने क्या किया, यूनाइटेड नेशन ने मीडिएट किया। यूनाइटेड नेशन बोला कि ठीक है, हम क्या करेंगे, ये जो टेरिटरी है बेसिकली पैलेस्टीन की, हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक अरब ले लें और एक जूइश ले लें, है ना। ऐसा भी हम कर सकते हैं, दोनों की विन विन सिचुएशन हो जाएगी। तो जूइश ने तो ये एक्सेप्ट कर लिया, जूस ने बोला कि ठीक है हम इसको मान लेते हैं, ठीक है आप ऐसे डिवाइड कर दो, हम मान लेते हैं। बट अरब ने क्या किया, अरब ने नौटंकी कर दी। अरब ने बोला कि नहीं हम ये नहीं मानेंगे, ये पूरा हमारा है टाइप्स, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से वॉर चालू हो गया इनके बीच में, मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो जितने भी अरब स्टेट थे जैसे इजिप्ट, जॉर्डन, इराक, लेबनान, सीरिया, इन्होंने क्या किया, ये जूइश के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दी। जो इसराइल में बेसिकली जूइश रहते हैं ना, उसके ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दी। तभी तो अभी हमने पीछे अब्राहम अकॉर्ड की बात करी ना, इसराइल और अरब स्टेट के बीच में क्यों अभी तक वो टर्म सही नहीं है, यहीं से ही सही नहीं है इनके बीच में टर्म्स, ठीक है। क्योंकि इन्होंने ये लैंड कॉन्फ्लिक्ट ही है बेसिकली। ये लोग बोले कि भाई पैलेस्टाइन हम कैसे दे दें जूइश को, तो अभी इनके बीच में हो गया कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो अब ये जब वॉर हुई इनके बीच में, अरब स्टेट्स और इसराइल के बीच में, तो ये बेसिकली वॉर जो है वो इसराइल जीत गया, है ना। जूस और जो अरब्स के बीच में लड़ाई हुई उसमें अपना इसराइल जीत गया। अब इसराइल ने क्या किया, अब इसराइल जीत गया, अब इसराइल ने भाई पैलेस्टीन पे अब अपना वो करने लगा, एक्सपेंड कर दी टेरिटरी, है ना।
तो बेसिकली पैलेस्टीन की टेरिटरी जो है वो गाज़ा स्ट्रिप, अब देखोगे आप अगर मैप देखोगे तो यहाँ मेडिटेरियन सी है, मान लो यहाँ पे मेडिटेरियन सी है और ये इसराइल है ना, ये इसराइल है, यहाँ पे आपका गोलन हाइट्स है, ठीक है, ये इधर जॉर्डन है ना, और ये आपका सीरिया है इधर, है ना, ऊपर इसका लेबनान है, तो ये गाज़ा स्ट्रिप इधर है, तो ये इसराइल है। तो इसराइल ने बेसिकली गाज़ा स्ट्रिप को ऑक्यूपाई कर लिया, है ना, सॉरी इन्होंने बाकी सारा ऑक्यूपाई कर लिया एक्सेप्ट दिस गाज़ा स्ट्रिप एंड दिस वेस्ट बैंक, दिस इज़ वेस्ट बैंक, ठीक है। तो वेस्ट बैंक और गाज़ा स्ट्रिप को छोड़ के इन्होंने बाकी सारा एक्सपैंड कर दिया अपना, कि भाई ये हमारा स्टेट है, ठीक है। तो पैलेस्टीन जो है वो रिड्यूस हो गया कहाँ पे, गाज़ा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक में। फिर इसके बाद बेसिकली एक पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनती है इनके राइट्स के फाइट करने के लिए 1964 में। उसके बाद सीरीज़ ऑफ वॉर होती है 1956 में, 1967 में, उसके बाद 1973 में इसराइल और अरब स्टेट्स के बीच में। तो इन वॉर में बेसिकली गोलन हाइट्स एक जगह है ना, गोलन हाइट्स को पहले सीरिया ने ऑक्यूपाई किया, फिर इसराइल ने ऑक्यूपाई कर लिया ये 3 डे वॉर में। तो इस टाइप से होता रहता है। फिर उसके बाद 1993 में एक पीस अकॉर्ड साइन हुआ जिसको हम बोलते हैं ओस्लो अकॉर्ड्स। तो ओस्लो अकॉर्ड्स इज़ बेसिकली अ पीस एग्रीमेंट बिटवीन इसराइल एंड पैलेस्टीन। तो इसमें क्या डिसाइड हुआ, इसमें ये डिसाइड हुआ कि भाई पैलेस्टीन में एक इंटरिम सेल्फ गवर्नमेंट बनेगी, कहाँ पे, वेस्ट बैंक और गाज़ा स्ट्रिप में, क्योंकि वेस्ट बैंक और गाज़ा स्ट्रिप तो अभी भी पैलेस्टीन के अंडर था ना, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी और जितनी भी इसराइल ने चीज़ें ऑक्यूपाई करी हुई है वहाँ पे, इसराइल जो है वो उसको विड्रॉ कर लेगा, ये डिसाइड हुआ था। बट इसराइल ने ये अपना ऑनर नहीं किया इस चीज़ को, ठीक है, इसराइल ने ऑनर नहीं किया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि फिर कॉम्प्लिकेट कहाँ हुआ इशू, कि जब इसराइल जो है वो इस्टेब्लिशमेंट बनाना स्टार्ट हो गया वेस्ट बैंक में। तो वेस्ट बैंक बेसिकली पैलेस्टीन का पार्ट था, तो वहाँ पे इसराइल अपनी टेरिटरी पे चीज़ें बनाने लगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने लगा, सेटलमेंट्स बनाने लगा, लोगों को रहने लगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर कॉन्फ्लिक्ट फिर से स्टार्ट हो गया। तो अभी भी जो कॉन्फ्लिक्ट है ना वो दोनों के बीच में है ही कॉन्फ्लिक्ट। कुछ सेटलमेंट्स जो हैं वो इसराइल की पैलेस्टीनियन टेरिटरीज़ में है, वेस्ट बैंक और गाज़ा स्ट्रिप में है, जो कि जो पैलेस्टीन है वो उसको अपोज़ करता है कि भाई आप अपने जो ये सेटलमेंट्स है वो हटाओ। इसराइल हटा नहीं रहा अपने सेटलमेंट्स। तो यही बेसिकली इनके बीच में जो है वो क्या बोलते हैं इशू है, ठीक है। उस पर कुछ लोकेशन देख लेते हैं जो इससे रिलेटेड है। पहला है वादी रम। वादी रम कहाँ है, जॉर्डन में। क्या है ये वादी रम, डेजर्ट है जो जॉर्डन के साउथ में, इसको वैली ऑफ मून भी हम बोलते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि वादी रम कहाँ है, जॉर्डन में, इसको हम वैली ऑफ मून भी बोलते हैं। उसके बाद बंदार अब्बास पोर्ट ईरान में, ये हमने देखा था पीछे, अगर आपको याद हो तो ये रहा, यहीं पे ही है, यही बंदार जस्ट जो है यही है बंदार अब्बास पोर्ट, है ना। तो ये बेसिकली कहाँ है, बेसिकली ईरान में है ना, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद जरंज दिलाराम हाईवे, ये कहाँ है, इंडिया अफगानिस्तान ईरान ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का पार्ट है जरंज दिलाराम हाईवे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हमने देख लिया कहाँ पर है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, है ना, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। तो यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की अगर हम बात करें तो ईरान है, यहाँ यूएई है और यहाँ ओमान है ना। तो ये बेसिकली यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ऑयल वगैरह और ये सब जो गल्फ़ कंट्री से ऑयल आता है ना वो सारा इधर से ही पास होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद माकरान कोस्ट ईरान पे हमने देखा था, शाहिद भी ये अपना शाहबार पोर्ट जो है वो इधर ही है माकरान कोस्ट में, है ना, माकरान कोस्ट में। उसके बाद ग्वादार कौन बना रहा है, चाइना बना रहा है पाकिस्तान में। बंदर जस्ट अगेन ईरान पे ही है ना, ये बंदर जस्ट कहाँ है, ईरान में, है ना। तो ये स्ट्रैटेजिक पोर्ट है कहाँ पे, ये शाहबहार, ठीक है। उसके बाद वेस्ट बैंक की बात कर लेते हैं। तो इस मैप की मैं बात कर रहा था, ये है इजिप्ट, ये है इसराइल, ये है जॉर्डन, दिस इज़ द डेड सी, है ना, एंड दिस इज़ गोलन हाइट्स, ये देख रहे हो आप, ये दिस इज़ गोलन हाइट्स, ठीक है। ये है अपना सी ऑफ गैलीली, ठीक है, ये सीरिया है, ऊपर लेबनान है, दिस इज़ गाज़ा स्ट्रिप। तो पैलेस्टीन का बेसिकली अभी जो कंट्रोल है वो वेस्ट बैंक और गाज़ा स्ट्रिप में है। अभी इसराइल ने क्या किया, इसराइल ने यहाँ पे सेटलमेंट्स बनाना स्टार्ट कर दिया। तो अब भाई ये लोग बोल रहे हैं हटाओ अपनी सेटलमेंट, ये तो हमारा पार्ट है, पर ये हटा नहीं रहा है, ठीक है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि ये जो वेस्ट बैंक है और गाज़ा स्ट्रिप है वो बेसिकली पैलेस्टीन का पार्ट है। इशू इसलिए है क्योंकि इसराइल ने अपने सेटलमेंट्स यहाँ पे बना दिए, ठीक है। इसको वो पैलेस्टीन बोल रहा है हटाओ और ये हटा नहीं रहा है ना। और ये डेड सी से जाती हुई सी ऑफ गैलीली में कौन सी रिवर है, जॉर्डन रिवर। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो वेस्ट बैंक की अगर हम बात करें तो 6 डे वॉर में 1967 में जो हुई थी, 6 डे वॉर में वेस्ट बैंक जो है वो इसराइल ने ऑक्यूपाई कर लिया था, है ना। तो पैलेस्टीन बोला कि हमारा है, आपका नहीं है। तो इसराइल और पैलेस्टीन दोनों अपने राइट एजर्ट करते हैं वेस्ट बैंक पे, और यही डिस्प्यूट चल रहा है। पैलेस्टीन जो है वो, जो पैलेस्टीन वेस्ट बैंक में रहते हैं वो बेसिकली इसराइल के मिलिट्री रूल के अंडर रहते हैं। तो ये ध्यान रखना है, इसराइल ने ऑक्यूपाई किया हुआ है
वेस्ट बैंक, बट ये पार्ट किसका है, पैलेस्टीन का, ठीक है। तो बस यही दिक्कत है। अभी यहाँ पे जो पैलेस्टीन रहते हैं वो बेसिकली इसके मिलिट्री रूल के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो वेस्ट बैंक बेसिकली अगर हम देखें तो 132 इजरायली सेटलमेंट्स है और 124 अनऑथराइज सेटलमेंट्स है। तो भाई अनऑथराइज मतलब नहीं है इसराइल का पार्ट, ज़बरदस्ती रखा हुआ है वो यहाँ पे, है ना। तो ये अपना इशू है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी कंसेप्ट्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को रिकमेंड करें अपने दोस्तों को, और आप हमको अपने डाउट्स और क्वेरीज़ जो हैं वो queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।